स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में समझेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे जो प्राचीनतम सभ्यता जो कि भारत में विकसित हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता के बारे में समझेंगे। तो बात करते हैं हम इस चैप्टर का जो नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ क्यों रखा गया है, जबकि इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास समझने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर का जो नाम है ईंटें मनके अस्थियाँ क्यों रखा गया है। तो ईंटें से यह तात्पर्य होता है कि प्राचीन समय में जो ईंटों के मकान बनाए जाती थी, उस समय प्रतीत होता है कि उस समय ईंटों का प्रयोग किया जाता होगा, बड़े बड़े मकान बनाए जाते होंगे। तो ये ईंटें हो गई। अब मनकों की बात की जाए तो मन की उस समय मन की औरतें वगैरह पहनती होंगी कानों में या नाक में, तो उनको हम मन के कहते हैं। तथा अस्थियों से क्या तात्पर्य है कि उस समय खुदाई के दौरान जो कि हमें कंकाल वगैरह अस्थियाँ बरामद हुई हैं, जिससे हमें सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो। मतलब इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो मेन स्रोत है वह ईंटें ही हैं। ईंटें मनके और अस्थियाँ, जिससे हमें सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस चैप्टर का जो नाम है हड़प्पा सभ्यता ना रख करके ईंटें मनके तथा अस्थियाँ रखा गया है। अब क्या हुआ था ना दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, तो आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल वो हड़प्पा ही था, कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर ही उत्खनन कार्य किया गया था, जो सन 1921 में दयाराम साईं ने कराया था। यहाँ से इन्होंने कुछ मोहरें खुद निकाली थी। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन कार्य 1921 में दयाराम साईं ने किया था। यहाँ से कुछ मोहरें बरामद की थी। ठीक है, अब बात करें इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कहने का मेन कारण यह है कि ये सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें हम इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस सभ्यता का सबसे फेमस, सबसे सुनियोजित नगर और सबसे व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर था ना, वह मोहनजोदड़ो ही था। और सबसे विशाल और भव्य जो कि एक शहर था, तो इसको हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। अब इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो कि 1922 में राखालदास बहनेजी द्वारा की गई थी। सन 1922 में राखालदास बहनेजी ने इसकी खुदाई की थी। यहाँ से भी कुछ मोहरें बरामद की थी। ठीक है, बात करें हम इस सभ्यता को पूरे विश्व में जानकारी किसने दी, इस सभ्यता के बारे में पूरे विश्व में किसने बताया, तो पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई। मतलब पूरे दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई और इन्हीं के अंतर्गत दयाराम साहनी और राखालदास बहनेजी काम कर रही थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता की काल की। तो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, मतलब कितने समय की पुरानी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल की बात करें तो इसका समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मतलब कि 2600 साल उधर का ले लो और 2025 इधर का ले लो, तो कम से कम बहुत पुरानी सभ्यता रही है जो कि भारत में विकसित हुई है। तो हम बात करें इस सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा है। अब बात करें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो मेन स्रोत है वह क्या है, तो मेन स्रोत तो सबसे पहले ईंटें हो गया। तो इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने का मेन कारण जो कि ईंटें, उस समय ईंटों से मकान बनाए जाते थे जो कि साक्ष्यों द्वारा हमें प्राप्त होती है। मन की, तो उस समय जो कि मन की औरतें वगैरह कानों बालों आदि में पहनती थी, इससे भी हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, एक स्रोत माना जाता है। अब बात करें अस्थियाँ, तो कंकाल वगैरह जो कि खुदाई के दौरान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, उस समय की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, तो ये अस्थियाँ हो गया, कंकाल वगैरह। ठीक है, अब आभूषण, ये भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मेन स्रोत है। अब आभूषण जैसे उस समय कौन से व्यक्ति कौन से आभूषण पहनते थे, उस समय जो कि खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, इससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब औजार, उस समय मतलब खुदाई तकनीकी और कृषि करने के लिए कौन कौन सी औजार उपयोग में लाई जाती थी, तो औजारों से भी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मृत भांड, तो मृत भांड मतलब कुछ ही बर्तन हो गया
उन सब से भी हमें उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, मतलब खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। इतिहासकारों ने खोज की इसके बारे में और मोहरें निकाली। अब मोहरों की बात की जाए तो मोहरें, कुछ ऐसी मोहरें भी बरामद हुई हैं कि उस समय कौन कौन सी राजाओं का शासन रहा होगा, कैसे व्यापार चलता होगा, कौन कौन सी मोहरें का आदान प्रदान हुआ होगा। तो यह सब जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता की स्रोतों के अंतर बताया गया है। ठीक है, अब बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, तो यह जो लिपि है इसका अभी तक कोई पता नहीं लगाया जा सकता। अगर आप लोग इसका पता लगाते हैं तो आपका भी नाम इतिहास में होगा। हम बात कर ली जाए कि हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। अब हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके से तात्पर्य यह है कि उनके जीवन यापन करने के तरीके कौन कौन से थे, वे कैसे रहन सहन था उनका, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उस समय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला कारण था, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करती थी। मतलब पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते थे, मतलब कोई भी पेड़ पौधे हुए, हमारा फल फूल आदि, उन सब का सेवन किया करते थे। उनके मतलब जीवन जीने का तरीका था ये। ठीक है, अब दूसरा जो कि मछली आहार था। अब मछली आहार जैसे मछली का इनका प्रमुख आहार था, मछली पकड़कर खाना इनका प्रमुख आहार था। तीसरा है जानवरों का प्रयोग करते थे, मतलब कि ये शिकार भी करना इनका प्रमुख कारण था, शिकार करते थे। ठीक है, अगला जो हो गया अपना अनाज का प्रयोग, ये खेती बाड़ी भी करते थे, अनाजों का भी प्रयोग करते थे। मतलब उत्खनन द्वारा जो भी हमें प्राप्त हुई है उनसे प्रतीत होता है कि ये लोग अनाज का भी प्रयोग करते थे। अब बात करें हम अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। अब कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? अब कृषि प्रौद्योगिकी मतलब कृषि की तकनीक, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? तकनीक, मतलब कृषि करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय पर। तो पहला जो कि हमारा बैलों का प्रयोग, तो बैलों का प्रयोग उस समय बैलों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उत्खनन से जो कि हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि कुछ ऐसे बैलों के भी साक्ष्य मिले हैं, मूर्ति भी मिली है बैलों की बनी हुई, कि उस समय बैलों का प्रयोग होता हुआ कृषि के लिए। ठीक है, कृषि कार्य करने के लिए। दूसरा है जो कि हलों का प्रयोग। तो हलों का प्रयोग जो कि हमें चोलिस्तान और बनावली से बने हल के प्रारूप मिले हैं। हलों का प्रयोग जुताई के लिए, खुदाई के लिए किया जाता होगा, कृषि करने के लिए किया जाता होगा, जो कि हमें चोलिस्तान और बनावली से बने हल के प्रारूप मिले, हमें साक्ष्य मिले हैं, मूर्ति सी मिली है बनी बनाई, जिससे कि पता होता है कि उस समय हलों का भी प्रयोग किया जाता होगा कृषि करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करें हम कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ पर भी कृषि की जाती होगी, की जाती होगी, वहाँ के लोग भी खेती करते होंगे। ठीक है, अब बात करें हम औजारों का प्रयोग। औजारों का प्रयोग भी उस समय किया जाता होगा, मतलब कि कृषि करने के लिए औजारों का प्रयोग तो किया जाता होगा, और तरह तरह के औजार अपनाए जाते हैं। सिंचाई के साधनों का प्रयोग, तो सिंचाई के साधनों के प्रयोग की बात की जाए तो अफगानिस्तान के सोतोई से नहर के साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान के सोतोई से नहर के साक्ष्य मिले हैं, और धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो मतलब उत्खनन द्वारा जो मिला है हमें, अफगानिस्तान से सोतोई से नहर के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर नहरों का प्रयोग किया जाता होगा खेती की सिंचाई के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा एक क्षेत्र है, जगह है जहाँ पर हमें जलाशय मतलब पानी के साक्ष्य मिले कि यहाँ पर बहुत